नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज की अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इम्पॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की महज सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं या फिर उनको टीवी पर सिर्फ 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन अखबारों के, उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमैर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। शायद इस वक्त तेलंगाना की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि तेलंगाना में इस वक्त कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार जो है विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष में चाहे बीजेपी हो या बीआरएस, वो कांग्रेस पर इस वक्त हर तरह से निशाना साध रही है। चाहे हाइड्रा हो या फिर किसान का जो लोन है उसके लिए कहीं ना कहीं बीआरएस गवर्नमेंट जो नेता हैं बीआरएस के, वो कांग्रेस सरकार पर हमेशा, जब से कांग्रेस सरकार बनी है उसके बाद से निशाना साध रहे हैं। बीच में हाइड्रा का केस आया था, हाइड्रा पे भी कहीं ना कहीं बीआरएस ने बहुत खुले तौर पे इसका वो किया था विरोध, बीजेपी ने भी इसका विरोध किया था। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि केटीआर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ धोखा दिया है। किसानों का जो फसल बीमा है उसको, जो फसल लोन है उसको जो है माफ़ नहीं किया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपने सही कहा कि अभी फिलहाल जो कांग्रेस है तेलंगाना में, उस पर लगातार जो बीआरएस की बात करें या फिर भाजपा की बात करें, वो दोनों तरफ से हमलावर है। अभी जब से यहाँ पे तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद से कांग्रेस के लिए कुछ राह आसान दिख रही थी, लेकिन अब जिस तरह से पहला जो आपने जिक्र किया हाइड्रा, उसके बाद से किसान लोन को लेकर हम देख रहे हैं कैसे बीआरएस की तरफ से लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से बार बार यही दावा किया जा रहा है कि हम जो किसान हैं उनका जो ऋण है यानी जो कर्ज है उसको माफ कर रहे हैं, लेकिन वही बीआरएस की तरफ से लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है। और बीआरएस के जो नेता हैं केटी रामाराव, वो लगातार कांग्रेस पे निशाना साध रहे हैं। उन्होंने इस बात का, उनके जो कांग्रेस के जो मंत्री है, कृषि मंत्री, उनका उन्होंने जिक्र करते हुए, उनको टैग करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो उनके मंत्री है उन्होंने खुद कहा है कि अभी करीब 20 लाख से जो किसान है उनको अभी कर्ज जो है माफ नहीं किया गया है। तो उनको कहीं ना कहीं टारगेट करके उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो कांग्रेस की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो लगातार जो किसान है उनका कर्ज माफ कर रही है, जो 2 लाख रुपए का उन्होंने वादा किया था, लेकिन वादा करने के बाद अभी तक कांग्रेस ने जो यहाँ के जो तेलंगाना में जो किसान है उनका कर्ज माफ नहीं की है। और इसी को हथियार बनाकर जो केटीआर है वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए तो जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, बीआरएस एक यहाँ पे विपक्षी पार्टी है और मुख्य विपक्षी पार्टी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर के बीआरएस ने हमेशा उसके जो भी कानून हैं, जो भी व्यवस्था है, उसको लेकर के हमेशा निशाना साधा है। इस वक्त कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं घिरी हुई है, चाहे वो कर्नाटक में हो, सिद्धरामैया को भी घेरा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को हाइड्रा की वजह से घेरा जा रहा है। हालांकि जो कांग्रेस के मिनिस्टर हैं कोंडा सुरेखा, उन्होंने जो बयान दिया था उसको लेकर के भी टॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार या फिर कोंडा सुरेखा के ऊपर हमलावर है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो भी आपकी जो क्या बोलते हैं राजनीतिक लड़ाई जो होती है उसको राजनीति तक रखिए, लेकिन इसको किसी की पर्सनल लाइफ में मत लेके जाइए। हिमाचल प्रदेश में भी देखा गया कैसे जो कांग्रेस के घटक दल थे, जो कांग्रेस के दल में नेता थे, उनके ही बयान की वजह से कांग्रेस पर लगातार सवाल खड़ा होने लगे। अभी आपने कर्नाटक का जिक्र किया, अभी यहाँ पर जो केटीआर हैं, जो कृषि मंत्री है तुमल्ला नागेश्वर, उनको ही टैग करके इन्होंने 20 लाख जो किसान है उनको अभी कर्ज माफी नहीं किया गया है, उनको लेकर इन्होंने निशाना साधा। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर जो नेता हैं उनके बयानों की वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं इस टाइम दुविधा में फंसते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से तेलंगाना में कांग्रेस सरकार दुविधा में फंसती नजर आ रही है, वहीं तेलंगाना के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में इस वक्त तिरुपति लड्डू को लेकर के एक बहुत बड़ा महासंग्राम छिड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में और देश में एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन के सामने आया है। वहीं कल इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और इसमें कहा गया है कि इसकी जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन ने इसकी सुनवाई की है। और वहीं अगर बात करें तो वहाँ के जो CM हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको भी फटकार लगाई गई थी कुछ दिन पहले कि आपने ये चीज़ें मीडिया के सामने क्यों लाई। सबसे पहले इस पर आप जांच करते, जांच में जो चीज़ें सामने आती उसको फिर आप उसके बाद लेके आते मीडिया में, लेकिन आप पहले ही मीडिया में लेके आ गए। वहीं अगर बात करें कल की, तो कल आंध्र प्रदेश के पूर्व CM जो थे उन्होंने भी
एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जो ये हैं सीएम नायडू, इनका असली चेहरा कहीं ना कहीं अब बाहर आएगा, क्योंकि अब इसकी जांच सीबीआई करेगी और सीबीआई में जो जांच होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश की, चंद्रबाबू नायडू उसके मुख्यमंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं से वो मिलेगा, एक सबक मिलेगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब से ये आंध्र प्रदेश में परसारम का जो लड्डू विवाद है उसको लेकर जब मामले शुरू हुए, तब से सिर्फ मामला आंध्र प्रदेश का नहीं पूरे देश में चल चुका था। जो हर पार्टी के जो नेता है उनकी प्रतिक्रिया इस पे आने लगी, क्योंकि ये आस्था का मामला है। जब से ये मामला शुरू हुए उसके बाद से एसआईटी टीम बनाई गई थी, जो राज्य में जांच चल रही थी, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया उसके बाद से जो एसआईटी टीम है उन्होंने जांच रोक दिया। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई, बीआर गवई और केवी विश्वनाथ ने सुनवाई की। इस मामले में जो वहां के चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई गई। वही आपको बता दें कि एसआईटी की तरफ से टीम गठित की गई है जो कि सीबीआई की देख रेख में होगी, और इसमें इस एसआईटी में कुछ सीबीआई के लोग होंगे, कुछ राज्य स्तर पर जो पुलिस कमिश्नर उसके लोग होंगे, और कुछ लोग इसमें फूड सेफ्टी से होंगे। इसी के साथ अब जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो जगन मोहन रेड्डी ने उन पर आरोप लगाया है कि जो चंद्रबाबू नायडू का असली चेहरा है वो सामने आ चुका है। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई थी कि ये जो मामले हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया था कि ये जो मामला जो प्रसाद का है कि इसको आप राजनीतिक मोड़ ना दें। अगर ऐसे मामले थे तो मीडिया को लेकर जो चंद्रबाबू नायडू सामने आए थे उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया था। लेकिन अब जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि जो एसआईटी टीम बनाई गई है उस पर जो सच है वो सामने आएंगे, और इन्होंने ये कहा है कि चंद्रबाबू नायडू के जो असली चेहरे हैं वो सामने आ गए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि एसआईटी बनेगी वो सीबीआई की देखरेख में एक इंडिपेंडेंट एसआईटी बनेगी, जिसमें 5 सदस्य होंगे, वो अपनी रिपोर्ट सीबीआई को या एसआईटी को देंगे। उसके बाद में अगर बात करें कि इस वक्त देश में विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो या फिर हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, उसका रिजल्ट 8 तारीख को आएगा, लेकिन आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा में बीते 1 महीने से चुनाव प्रचार बहुत ज़ोरों पर था। फाइनली 2 दिन पहले चुनाव प्रचार खत्म हुआ और आज वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, और इलेक्शन में कहीं ना कहीं जब ये चुनाव प्रचार चल रहा था तो वहाँ पे चाहे बीजेपी के वो नेता हों या फिर कांग्रेस के, उन्होंने लोगों से बड़े बड़े वादे किए हैं। अब ये देखना है कि आज जब वहाँ के लोग वोट दे रहे हैं, उसके बाद 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो वो किसको अपना वोट देंगे या किसके लिए वो लोग बाहर निकले हुए हैं। और वहीं एक चीज़ और बता दें आपको कि जो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख जो है, जो रेपिस्ट है, मर्डरर है, जिसको सज़ा भी हो चुकी है, वो जेल से बाहर आया हुआ है, और उसने भी लोगों से अपील की है कि आप बीजेपी के पक्ष में वोट डालिए। वहीं जब वो जेल में गया था, उसके बाद भी जब वो जेल से बाहर आया, और उसके बाद वो कई बार पैरोल और फलों पे जेल से बाहर आ चुका है। इससे पहले पंजाब के इलेक्शंस में भी वो जेल से बाहर आया था, उसके बाद वहाँ पे एक पंचायत इलेक्शन होने थे, उस दौरान भी वो जेल से बाहर आया। और वहीं एक चीज़ और है कि जो वहाँ का जेलर था उसको भी बीजेपी ने टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, बीजेपी जो कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कोई अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, यहाँ पे वो वोट्स की वजह से दब गई है। जो ये डेरा सच्चा का जो प्रमुख है गुरमीत राम रहीम, जो रेपिस्ट है, मर्डरर है, उसने रेप किया है, मर्डर किया है, उसको सज़ा हो गई है, लेकिन फिर भी वो बाहर आता है इलेक्शन के वक्त में और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों से अपील करता है। इससे ये जाहिर होता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इसके बार बार बाहर आने के पीछे की वजह बीजेपी है। जो बार बार बाहर ये आ रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी ने ही सोर्सेज लगाए हुए हैं। वहीं जिस तरह से देखा जाए कि आज हरियाणा में वोटिंग हो रही, वोट देने के लिए कहीं ना कहीं वहाँ की जो आवाम है वो काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि पिछले 10 साल से वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी ने कहीं ना कहीं वहाँ के किसानों को या फिर पहलवानों को एक मतलब उनकी नज़र में वो एक अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इस वजह से आज वहाँ पे वोटिंग हो रही है और वोट देने के लिए जनता काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। देखिए, अगर हरियाणा चुनाव पे अगर नज़र दौड़ाई जाए, वहाँ पे तो आज वोटिंग हो रहा है। जो 90 सीट है विधानसभा की, एक ही चरण में सारे सीटों पे वोटिंग हो रहे हैं। हरियाणा चुनाव में बहुत सी चीज़ों, अभी इलेक्शन का जो कैंपेनिंग शुरू नहीं हुए थे उसके पहले से ही बहुत सारी चीज़ों का उथल पुथल देखने को मिला। कई ऐसे नेता हैं जिनको टिकट कटने की वजह से वो अपने दल को बदलकर दूसरे दल में गए। कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव प्रचार में नहीं है। इसके पहले अभी आपने जिक्र किया गुरमीत राम रहीम का, इस पर लगातार सवाल ये खड़े होते रहे हैं कि जब भी इलेक्शन आते हैं इसको पैरोल पे बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि देखिए, अगर वही पड़ोसी राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां के मुख्यमंत्री का यह दावा रहता है कि आपको हर चौराहे पे यमराज मिलेंगे, या ऐसे भी जो
लोग गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे लोग जिन पे ऑलरेडी आरोप तय हो चुके हैं, फिर इनको इलेक्शन के टाइम पे पैरोल पे बाहर निकालने का मकसद क्या है? इसके पहले लोग हमेशा ये आरोप लगाते रहे, लोगों का क्लेम यही रहता है कि बीजेपी की वजह से कहीं ना कहीं ये पैरोल पे बाहर आ रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से इकोनॉमिक्स टाइम के जो खबर आई है उसके मुताबिक जिस तरह से अभी ये हवाला दिया गया है कि इसके पहले भी इलेक्शन के टाइम जो ये गुरमीत राम रहीम है, ये सत्संग के दौरान जिसको भी समर्थन करना होता है, जिसको भी देना होता है, बाकायदा सत्संग के मन से दिया जाता है। लेकिन इस बार पैरोल पे वो बाहर है तो कई सारे कंडीशन लगाए गए हैं, कैंपेनिंग नहीं करना है, किसी पक्ष में खुले तौर पर बयान नहीं करना है। लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स के खबर के मुताबिक जो सामने खबरें आ रही हैं उसमें यह कहा गया है कि गुरमीत राम रहीम ने सत्संग तो किया, लेकिन उस दरमियान इन्होंने किसी को वोट देने की अपील नहीं की। लेकिन बाद में जो इसके फैन फॉलोइंग है, जो फॉलोअर्स हैं या कह ले जो इनके चाहने वाले हैं, जो सत्संग में जाते हैं, उनके मुताबिक पता ये चला है कि इन्होंने कहा है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करें, बीजेपी को सपोर्ट करें। लेकिन इसी के साथ इन्होंने, हमने देखा सलमान खान की मूवी आई है कि आप 3 लोगों की मदद करें, 2 लोगों की मदद करें, तो ऐसा ही इन्होंने भी जिक्र किया है कि आप अपने इलाके सोसाइटी जो है वहां से आप अपने साथ 5 और मतदाताओं को लेकर जाएं। आप देख सकते हैं कैसे ये मैथमेटिक्स खेला जा रहा है। तो इन्होंने, हालांकि अगर देखें हम गुरमीत राम रहीम का, तो ये काफी पेचीदा मामला है कि किसी राज्य में कोई एक अपराधी हो, वो भी इतने गंभीर आरोप जिस पे ऑलरेडी एक जर्नलिस्ट की हत्या का मामला सामने हो, फिर रेप का मामला सामने हो, और ऐसे गंभीर आरोपों के बाद बार बार हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी वो पैरोल पे बाहर आया था, फिर पंजाब के इलेक्शन में भी वो पैरोल पे बाहर आया था, हरियाणा के इलेक्शन में भी पैरोल पे बाहर आना, और जो अभी मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक वहां के जो लोग हैं उनका यह कहना है कि जो भाजपा के समर्थक में इन्होंने वोट किया। अब पैरोल पे बाहर आने की बात कही जा रही थी कि भाजपा की वजह से ये पैरोल पे बाहर आ रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया कि जो जेलर है उसको भी भाजपा की तरफ से टिकट दिया गया था। तो अब कहीं ना कहीं सामने आ चुका है वाजे तौर पे कि जो पैरोल पे बाहर आने के पीछे का जो राज है वो सीधा कहीं ना कहीं भाजपा से मिलता जुलता है। और इसी की वजह से भाजपा पे, क्योंकि इनकी बात की जाती है, अगर हम राम रहीम की बात करें तो ये जो आदिवासी जो लोग होते हैं, जो माफ कीजिए आदिवासी जो लोग हैं, उनके बीच एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो उन वोटरों को कहीं ना कहीं लुभाने के लिए इसको हर वक्त पैरोल पे बाहर निकाला जा रहा है, और ये भाजपा के समर्थन में वोट करने के लिए, ताकि वहां के जो प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट है, वो जीत जाए। अभी हमने देखा कि यहाँ पे हरियाणा में कई ऐसे दिग्गज हैं। अभी हाल ही में एक और न्यूज आई है कि जो वहां पे हम हरियाणा में ये भी देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं उसको लेकर काफी कलह चल रही है, वो चाहे कांग्रेस की बात करे या चाहे भाजपा की बात करे। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस की तरफ से अभी मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर साफ कोई स्पष्ट मामले सामने नहीं आए हैं। उन्होंने तय ये नहीं किया कि सीएम हमारे ये होंगे। भाजपा ने तो खैर तय कर दिया कि इसके पहले जो मुख्यमंत्री हैं वही हमारी सरकार बन भी रही है और हमारे मुख्यमंत्री वही होंगे। लेकिन भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने के बाद भी अनिल विज जिस तरह से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं या वो अपने सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं, अभी हाल ही में उनका स्टेटमेंट सामने आया कि उन्होंने कहा कि अगर भाजपा आलाकमान चाहे तो अगली मीटिंग हमारे सीएम आवास पे होगी। सीएम आवास का मतलब आप समझ सकते हैं जो सीएम की कुर्सी है, क्योंकि हरियाणा में लड़ाई भी उसी गद्दे की चल रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक सीएम फेस का चेहरा का ऐलान नहीं किया है। अगर हम वहां पे देखें, जो शैलजा है वो अलग अपनी तैयारी में लगी हुई है, हालांकि कांग्रेस ने अभी इस पर स्पष्ट नहीं किया है। हमने कांग्रेस के अगर सीएम पद की बात करें तो हमने देखा राजस्थान में भी कई मामले सामने आए जो कि वहां पे तानातनी चली, कर्नाटका में भी चली, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने इस मामले को सुलझा दिया और वहां पे डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री दोनों का फेस सामने है। गवर्नमेंट चल भी रही है, कर्नाटक में भी चल रही है, राजस्थान में गवर्नमेंट जा चुके, लेकिन हरियाणा में जिस तरह से अभी भाजपा को लेकर सीएम पद के मामले सामने चल रहे, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि भाजपा में सब कुछ ठीक है, क्योंकि भाजपा तो लगातार कांग्रेस पे यह हमलावर कर रही है कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो साफ नहीं है। लेकिन भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा साफ होते हुए भी उसके एक बड़े नेता कैसे बयानबाजी करना कहीं ने अपने आप में दर्शाता है कि आने वाले वक्त में भाजपा के लिए राह जो है वो इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह आपने कभी सलमान खान की मूवी का जिक्र किया था कि 3 लोगों को जोड़ो, उस मूवी में ये था कि आप कुछ अच्छा काम करके 3 लोगों के और जोड़ो, उनसे बोलो कि वो अच्छा काम करें और 3 लोगों को और जोड़ें। लेकिन यहाँ पे तो एक बाबा जो है वो रेपिस्ट है, ठीक है, वो मर्डरर है, वो आ करके गवर्नमेंट के इशारे पे बाहर आता है, उसके बाद वो लोगों से अपील करता है कि आप बीजेपी को वोट दें। इसका मतलब खुला खुला ये दिख रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक रेपिस्ट बाबा जो है उसको सपोर्ट कर रही है। वहीं अगर बात करें हम हरियाणा चुनाव की, और तो यहाँ पे विनेश फोगाट ने कल एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में हम जो एक मेडल नहीं ला पाए उसके पीछे की कई सारी वजह बताएं। उन्होंने कहा कि नीता अंबानी अगर चाहती तो हमें मेडल मिल जाता। जिस तरह से वो नाराज़ हैं उस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए, जब से मामला सामने आया था जो ओलंपिक को लेकर किस तरह से कुछ ग्राम की वजह से जो विनेश फोगाट है उनको मेडल नहीं ला पाई देश में। हालांकि देश में आने के बाद से उनको उतनी इज्जत मिली जितना पहले मिलनी चाहिए थी और काफी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। वहां से आने के बाद से उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। जब इन्होंने मीडिया से बात की, मीडिया में इन्होंने ये कहा साफ तौर पर कि जो नीता अंबानी है वो चाहती तो मेडल आ सकते थे क्योंकि आईओसी के वो मेंबर हैं, 2026 तक वो मेंबर रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर नीता अंबानी चाहती तो मेडल ला सकती थी। इसी के साथ उनसे सवाल ये भी किया गया कि राजनीति में आने का फैसला आपने कब लिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जब से उन्होंने बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं उनके खिलाफ जब से वो प्रोटेस्ट शुरू किया, प्रियंका गांधी भी जाकर वहां पर हमने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर उन लोगों से मिले। उसके बाद से उन्होंने कहा कि हम पहले ही कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उससे उसको हम देख रहे थे, इसके पहले प्रभावित हुए हैं। इसके पहले भी वो राजनीति में सक्रिय रही। उनका कहना है कि जो भी हम काम करते हैं दिल से करते हैं, वो चाहे हम अगर खेल की बात कर ले तो या राजनीति की बात करें तो। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आईओसी को लेकर नीता अंबानी पे क्लेम किया है कि वो चाहती तो मेडल ला सकती थी, क्योंकि हमने देखा कि जब इनको डिस्क्वालीफाई किया गया तो माफ कीजिएगा, जब इनको पहली बार इन्होंने मेडल जीता तो यहाँ के जो देश के प्रधानमंत्री है मोदी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया। लेकिन जब डिस्क्वालीफाई किया गया तो उन्होंने सहानुभूति के तौर पे इनको टैग किया। तो जब देश की कोई लड़की अगर जाकर दूसरे देश में लड़ रही है, वो अपने देश के लिए मेडल ला रही है, क्योंकि अगर वहां वो जीत रही है तो सिर्फ खुद के लिए नहीं जीत रही है, वो एक देश को रिप्रेजेंट कर रही है, नाम रोशन कर रही है कि हिंदुस्तान है, भारत है। क्योंकि वो वहां पे लोग उसको विनेश फोगाट से कम लेकिन भारत से ज्यादा जानेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का उस टाइम ट्वीट ना आना और जब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उसके बाद से जो उनका ट्वीट आया तो अपने आप में लोगों ने भी सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि आखिरकार मुख्यमंत्री को जब पता था कि इनको जब ये मेडल ला रही तो उस टाइम तो आपने उनको ट्वीट नहीं किया। हालांकि देखा गया कि जब क्रिकेट के जो बड़े बड़े दिग्गज जो मैच जीतते हैं उनसे बाकायदा प्रधानमंत्री के पास वक्त होता है उनसे बात करने के लिए, जो और ओलंपिक जो मैच जीतते हैं उनके पास प्रधानमंत्री के पास वक्त होता है बात करने के लिए, लेकिन ना उनके पास इतना वक्त होता है कि वो विनेश फोगाट से इस मामले में बात करें और ना प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त होता है कि वो मणिपुर पर जाकर वहां के लोगों से बात करें। तो अपने आप में कहीं ना कहीं जो विनेश फोगाट ने बड़ी बात कही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आईओसी के जो मेंबर हैं वो नीता अंबानी है और उनके रहते हुए उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर नीता अंबानी उसके मेंबर हैं तो फिर उनके होने का क्या फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हरियाणा में इलेक्शन हो रहा है, हरियाणा में 2 करोड़ 3 लाख वोटर्स 1031 कैंडिडेट्स में से 90 एमएलएस को चुनेंगे, जिसके लिए आज वोटिंग हो रही है। और इसी के साथ अगर हम बात करें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तो कल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजराइल को खुली चुनौती दी है और कहा है कि अब ना तो हम देर करेंगे और ना ही जल्दबाजी करेंगे, हम जब भी कुछ ऐसा होगा तो हम खुले तौर पे इजराइल पे हमले करेंगे। और जो हमने हमला किया था इजराइल पे वो हमने कोई मतलब उसमें वो नहीं किया था, वो उसने जो हमास पे या लेबनान पे जो किया है उसके विरोध में हमने हमले किए थे और जिस तरह से वहाँ के लोग मारे गए थे उसके ही गुस्से में हमने हमले किए थे। और उन्होंने कहीं ना कहीं अरब कंट्रीज़ को भी एक संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम कंट्रीज़ जितनी भी हैं उनको एक हो जाना चाहिए और एक हो करके हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं, हम जीतेंगे। लेकिन अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो अरब कंट्रीज़ हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं शायद। और मतलब कल जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं उसके बाद इंडियन मीडिया में भी खुले तौर पे ये चल रहा है कि इंडियन मीडिया की एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अजान और नमाज का विरोध करती है, लेकिन कल उसने जो है पूरी नमाज, पूरी अजान, पूरी नमाज दिखाई है। देखिए, अगर हम ईरान की बात करें तो साफ के कल जुमे का दिन था और उसको लेकर अगर हम ईरान की बात करें तो वहाँ पे जो हिजबुल्लाह चीफ हैं उसके जो नसरुल्लाह उनको मारे जाने के बाद, क्योंकि इसके पहले भी ईरान पे हमले हुए या फिर गजा को ले ले, फ़लस्तीन को ले ले, तो काफ़ी दिनों से ये मामले चल रहे हैं। लेकिन ईरान अभी तक एक तरह से देखो तो चुप्पी साधी हुई थी, ईरान की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। हम देखा कि ईरान के ही अंदर कैसे दूसरे नेताओं को इजराइल ने निशाना बनाया। लेकिन कल जुमे के दिन जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई जब देश के लोगों को संबोधित किया, हमने देखा कि कैसे जब वो अभी बोलना शुरू किया, अभी बिस्मिल्लाह शुरू किया, तब से लोगों ने वहां आवाज लगानी शुरू कर दी। वहां पे हमने फलस्तीन के झंडे देखे, ईरान के झंडे देखे और वहां नारे तकबीर देखे और हमने देखे कि वहां पे इतनी संख्या में लोग थे कि शायद उसको काउंट करना, गिनना मुश्किल है। उसके बाद से हमने ये भी देखा कि अगर नेशनल मीडिया की बात करें, अपने यहाँ की मीडिया की बात करें तो अक्सर मीडिया ने प्रमुखता से इसको दिखाया है, बाकायदा पूरी न्यूज जो है उसको कवर किया गया, चाहे अजान की बात हो, नमाज की बात हो या फिर उनकी स्पीच की बात हो।
उनका ये संबोधन खास तौर पे इसलिए था कि हाल ही में देखा गया कि कैसे इजराइल लगातार, वो चाहे हम ईरान की बात करें या फ़लस्तीन की बात करें, कैसे वो हमलावर हैं। अगर हम खामेनेई की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे इजराइल पे ये कलम किया है कि उनका एजेंडा है फूट डालो और राज करो। वो इसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं और उनका कल स्पेशल ये बयान का मकसद ये था कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि पूरे देश में जो इस्लामिक कंट्री है, जो लोग हैं, वो सारे लोग एकजुट हो जाए। और उन्होंने कुरान का हवाला दिया, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम सब एक रहें और अल्लाह के राह पे चलें तो हमारे लिए आने वाला वक्त आसान होगा। इसी के साथ उन्होंने इजराइल पे भी साफ तौर पे निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पे सख्त लहजे में ये कहा है कि हमने जो हमले किए वो नसरल्लाह को लेकर और जो हमास चल रहे हैं इसको लेकर हमने किए हैं, और अगर इजराइल फिर इसके बाद से कोई एक्शन लेता है तो हम उसको जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका पे उन्होंने सख्त टिप्पणी की। इसी के साथ ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो लोग इजराइल का समर्थन करेंगे हम उसके खिलाफ भी जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि अभी आने वाले वक्त में क्या चल रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कैसे कि इजराइल का समर्थन लगातार अमेरिका कर रहा है कि इजराइल पे जो हमले हुए हैं तो अमेरिका खुलकर सामने आ गया, उन्होंने इसको गलत बताया हमले को। लेकिन वही अमेरिका है जो लगातार माफ कीजिएगा, जो गजा है उस पर जो लोग वहां पे हजारों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं, बच्चों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है, कैसे लोगों को बंदी बनाया गया है, लेकिन वही अमेरिका अपनी बात सिर्फ आगे रखता है, लेकिन ऐसे खुले मन से ये बात नहीं कर रहा है कि इसको खत्म करे या इजराइल पे कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया, मानो कि अमेरिका की आंखें खुल गई। और अमेरिका के जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट नहीं है, वहां पर तो इलेक्शन होने वाले हैं, जो बाइडन है उनकी प्रतिक्रिया सामने आती है। कैमला हैरिस जो कि प्रेसिडेंट के लिए इस बार कैंडिडेट हैं, उनका बयान सामने आता है। तो इस अपने आप में ये खास बात यह है कि जिस तरह से कल ईरान में नसरुल्लाह, क्योंकि लोग ये भी मान रहे थे कि ईरान खामोश है, जो यहाँ पे खामेनेई है वो शांत है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कल उनकी एक आवाज सुनने के लिए कैसे वहां पे लाखों की संख्या में लोग दिखे। उसके बाद से पूरी मीडिया ने उनको कवर किया और उन्हें साफ तौर पर खुले मन से ये पैगाम दिया है कि अगर इजराइल फिर इसके बाद से कुछ कहता है तो हम उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ उन्होंने जो मुस्लिम कंट्री है, जो देश है, सबको एक साथ आने की बात कही, एकजुटता की बात कही। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह की राह है उस पर हम सब साथ चले, अगर हम साथ चलेंगे तो आने वाले राह आसान होंगे। और इजराइल पे उन्होंने क्लेम किया है कि उनका मकसद ये है फूट डालो और राज करो, और अगर इजराइल ऐसे ही करते रहा तो इसी को आधार बनाकर और जो कंट्री है वो हम पे हमला करती रहेगी। तो अभी वक्त ये है कि हम सब एक हो, मुत्तहिद हो और हम सब साथ बढ़कर आगे बढ़ें। बिल्कुल, जिस तरह से कल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई वो बाहर है, उससे पहले वो 2020 में आए थे सार्वजनिक उसमें मंच से, और उसके पहले वो 2012 में आए थे। तो ये देखा जा रहा है कि वो ज़्यादा बाहर नहीं आते हैं। और बीच में जब इजराइल ने वहाँ पे हमला किया था हिजबुल्लाह के, तो वहाँ पे ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं खामेनेई को एक अलग बंकर में बंद कर दिया गया है सेफ्टी पर्पज़ से। लेकिन कल उन्होंने इस बात की वजाहत की, उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं जहाँ रहता था मैं वहीं हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कहीं अलग जगह नहीं रखा गया है। लेकिन फिर वही बात सामने ये आती है कि ईरान के साथ कौन है? ईरान के साथ कौन है? ईरान के साथ कोई नहीं है। अगर देखा जाए तो इजराइल और यूएस एक साथ हैं, लेकिन उसी तरह से खुले तौर पे ईरान के साथ कोई नहीं है। वहीं अगर हम बात करें जिस तरह से इस वक्त हमले हो रहे हैं पूरी दुनिया में, हिंदुस्तानी मीडिया जो है कहीं ना कहीं शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर के घूम रही है। इसने वर्ल्ड वॉर 3 इतना करवा दिया, इतने दिन से करवा रही है, चाहे वो क्या बोलते हैं, इससे पहले यूक्रेन और रशिया का युद्ध या उससे पहले अफगानिस्तान हो। हर जगह जब भी कुछ ऐसा होता है तो हिंदुस्तानी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं और हर खबर को सबसे पहले लेके आते हैं, वो हमेशा वर्ल्ड वॉर 3 कर रहा। क्यों वाला? देखिए, अगर हम बात करें जिस तरह से अभी कई दिनों से ये युद्ध चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक तरफ रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल है जो लगातार दूसरे देश को निशाना बना रहा है। वही अगर हम जब से ईरान और इजराइल का मामला सामने आया है, एनडीटीवी की रिपोर्ट की अगर हम माने तो इजराइल के 7 जो देश हैं उनका नाम सामने आ रहा है: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। एनडीटीवी ने जो रिपोर्ट किया उसके बाद से अगर हम ईरान का, अभी आपने पूछा कि आखिर ईरान के साथ कौन है, तो ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान में रूस, तुर्की, चीन, लेबनान, यमन और सीरिया, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो कंट्री है वो ईरान के साथ है, और अमेरिका, ब्रिटेन के साथ जो और कंट्री है वो इजराइल के साथ है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि किस तरह से लगातार जो इजराइल है वो खुले तौर पे हालांकि वो निशाना बना रहा है। हमने देखा कि कैसे फ़लस्तीन की बात करें तो वहाँ के जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, उस पर इजराइल ने निशाना बनाया। लेकिन जो अमेरिका है, जो अपने आप को इतनी ताकतवर मानता है,
उसके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन ईरान ने जैसे इजराइल पर अटैक किया, हालांकि उस इजराइल का यह दावा है कि हमारे तरफ ज्यादा नुकसान नहीं हुए हैं, लोग नहीं मारे गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जो फुटेज सामने आ रहा है उसकी तस्वीरें कुछ और कहती हैं। इसी के साथ लोगों का यह भी कहना है कि जो इजराइल है, जो उसके अंदर जो मामले आते हैं वो, क्योंकि वहां पे जो बाहरी मीडिया है, हमने देखा कि फलस्तीन में जाकर कुछ मीडिया है उन्होंने कवर किया ईरान की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, लेकिन इजराइल में देखा जाता है कि जो बाहर की मीडिया है उसको वो अलाउ नहीं करता। तो अंदर क्या चीजें चल रही है, कितने नुकसान हुए, वो चीजें बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन ईरान ने दावा किया है कि हमने जो हमले किए हैं बड़े पैमाने पे हमले किए। हमने देखा कि कैसे कुछ एयरबेस हैं उसके फोटो सामने आए थे, वो जल रहे थे। लेकिन वही साफ तौर पे इजराइल का कहना है कि हम इस हमले से हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल का शुरू से ये रहा है कि वो अपनी जब अपने नुकसान होता है तो वो खुल के बयान नहीं करता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें यूपी के, तो यूपी में इस वक्त एक बाबा है जो यति नरसिम्हानंद है, वो हर बार मुसलमानों को लेकर के उल्टे सीधे बयान देता है। वहीं उसने कल या परसों एक ऐसा बयान दिया है जो पैगंबर मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ उसने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उसके ख़िलाफ़ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ FIR लिखी जा रही हैं। लेकिन वही उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट सरकार जो है, क्या बोलते हैं, यूपी गवर्नमेंट जो है उसको इस पे एक्शन लेना चाहिए। वहीं अगर बात करें तो उसके खिलाफ राजस्थान में FIR दर्ज हुई है कि उसने जो टिप्पणी की है वो कहीं ना कहीं मतलब लोगों की भावनाओं को भड़का सकती है। उसके बाद कहीं ना कहीं मुल्क में या राज्य में एक मतलब क्या बोलते हैं, एक फसाद पैदा हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो उसने भी ये बोला है कि इस तरह की टिप्पणी करना सही नहीं है। युवा जो है वो नाराज़ हो गया तो प्रदेश के लिए बहुत ही बुरी चीज़ होगी। और वहीं अगर बात करें यति की, तो यति कहीं ना कहीं हर बार इस तरह के बयानात देता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। योगी सरकार हो या किसी भी स्टेट की सरकार हो, वो कोई भी एक्शन नहीं लेती। इसी तरह जो है क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में भी कोई बाबा कुछ बोलता रहता है, उसके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं होती है। लेकिन अगर वही मुसलमान कोई हल्का सा ट्वीट कर दे, कोई हल्की से पोस्ट कर दे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो जाता है, उसके खिलाफ सब कुछ हो जाता है। लेकिन वही एक बाबा है जो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलता है, हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो खुला घूम रहा है। देखिए, अगर इसके पहले भी हमने देखा कि जो महाराष्ट्र में एक बड़े आंदोलन हुए थे, कुछ लोगों ने आकर रामगिरी महाराज के खिलाफ, क्योंकि रामगिरी महाराज ने भी पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान दिया था। इसमें इम्तियाज जलील के साथ सैकड़ों लोग आए, गाड़ियों से प्रदर्शन किया, वो महाराष्ट्र पहुंचे, वहां पे उसके FIR को लेकर कॉपी दी कि उसकी गिरफ्तारी हो। लेकिन हकीकत यह है कि रामगिरी महाराज की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। इसके पहले भी हमने देखा कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर कई सारे विवादित बयान दिए जा चुके हैं, और अभी भी ये विवादित बयान इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उनपे कोई कानूनी दांवपेच नहीं हो रही है, और ना ही कानून, इस देश की जो आईन है वो उन पे कोई सख्त कदम उठा रही है। अभी आपने यति नरसिम्हानंद की बात की कि इसके पहले भी यति के खिलाफ कई सारे विवादित बयान आ चुके हैं। यति के पहले भी कई सारे ऐसे मामले हैं जिस पे लेकर पैगंबर मोहम्मद साहब पे उसने विवादित बयान दिया है। कल उसने एक मंच को साझा कर रहा था, उसमें साफ तौर पे बयान तो दे रहा है, उस वीडियो में यह भी देखा गया है कि बाकायदा वो बोल रहा है कि तुम मेरी बात को रिकॉर्ड करो। आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे लोग कोई बयानबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो आला कमान है, जो पीछे है, किसी न किसी ने इनको संरक्षण दिया हुआ है, तभी ये खुले मंच पे इतने बड़े पैमाने पर विवादित बयान दे रहे हैं। यति की बात करें अगर, तो इसने दशहरा का जिक्र किया, उसमें यह कहा कि आप रावण को जलाते हो। इसके बाद उसने ऐसी बात कही है कि इसको कहना शायद गलत होगा। हालांकि बात करें अगर हम इस्लामिक धर्म में, तो इस्लाम में अगर बात की जाए तो इस्लाम जो है उसमें पैगंबर मोहम्मद साहब की एक बहुत बड़े पैमाने पर उनको देखा जाता है और बड़े तादाद में इनकी इज्जत की जाती है। लेकिन जिस तरह से ये भड़काने की बात की जा रही है, वही अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या फिर जमीयत उलमा हिंद है, उसने बाकायदा एक रिपोर्ट जारी की है और उसने इस पर एक्शन लेने की बात की है, गिरफ्तारी की बात की है। लेकिन इसके पहले भी यति के मामले में कई बार विवादित बयान आ चुके हैं। और जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अभी जो देश का युवा है वो शांत है, अगर देश का युवा बिगड़ गया तो माहौल खराब हो सकते हैं और माहौल खराब हो भी सकते हैं। और अगर यति की बात करें तो ऐसे जो लोग हैं, नेता हैं, वो जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं, उकसाने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसे बयान देंगे तो जो दूसरा समुदाय है वो उकसेगा, उसके बाद से इतना पत्थर चले। और आप देख सकते हैं कि अभी जो देश के कानून है या देश के जो प्रशासन, पुलिस जो सेवा है,
वो कैसे किसी एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट करती है। अगर हमने कई सारे विजुअल देखे हैं, वीडियो देखे हैं कि थाने पर कोई अगर ईंट चल जाए तो उसके जो ईंट चलाया उसको आरोपी बनाकर पूरे घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। ये भी नहीं कि वो था कि नहीं था कि अभी उसकी चिन्हित नहीं होती, लेकिन वही कुछ ऐसे लोग हैं भाजपा के, अगर जो भगवा अगर पट्टी बांधे हो उनको पूरा हक है कि पुलिस के ऊपर वो लाठीचार्ज कर सकते हैं, पुलिस के ऊपर ईंट बरसा सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। देश में जेएसआर का नारा लगा करके लोग बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। जिस तरह से अतीक को गोली मारी गई थी, उस दौरान भी वो जो बच्चे थे उन्होंने जेएसआर का नारा लगाया था, उसके बाद ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस नारे को आप एक सुरक्षा कवच की तरह यूज़ कर रहे हैं। वहीं अगर यति की बात करें तो वो नफरत और घृणा की खेती करने वाला बाबा है, ठीक है। उसने शुरू से ही जब मतलब काफ़ी टाइम से वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बयानात देता है, और ये बयान सिर्फ यूपी में देता है, ठीक है। और यूपी की डासना जेल में ही उसके जो थाना है उसी में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। इस बार गाजियाबाद में भी एफआईआर दर्ज हुई है और अजमेर में भी एफआईआर दर्ज हुई है। सपा नेताओं ने, काफ़ी लोगों ने एफआईआर की बात की जाए तो एफआईआर तो अलग अलग राज्यों के लोग करा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि एफआईआर हो रहे हैं, रामगिरी महाराज के ऊपर भी एफआईआर हुए हैं, तो अभी तक उस पर क्या एक्शन हुआ है? ये अगर यति की बात करें, खुद को महंत बताता है, अगर महंत है तो क्या महंत का काम यही है कि किसी खास समुदाय को टारगेट करना, उसके ऊपर विवादित बयान देना? वहां की जो स्थानीय पुलिस है, प्रशासन है, जो थाना है, आखिरकार अगर एफआईआर दर्ज होती है तो वो किसके इशारों पे नाच रही है कि ऐसे लोगों पर वो एक्शन लेने से डर रही है? क्या उनको अपनी वर्दी का डर है? अगर हम देखें कानून की बात करें तो अगर वही प्रशासन है, वही पुलिस है कि अगर इस जगह पे कोई और विवादित बयान दिया होता तो वो गिरफ्तारी करते। यहां तक कि उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी आपने किया कि उत्तर प्रदेश में उसने ऐसा बयान दिया है, तो उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा इनकाउंटर करने में वहां की जो पुलिस है वो आगे है। इनकाउंटर भी होते हैं, वैसे लोगों के प्रमोशन भी होते हैं, लेकिन इस तरह के बयानबाजी लगातार करना, तो क्या अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसे जो लोग हैं लगातार बयानबाजी कर रहे हैं तो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? देश का एक बड़ी तबका है जो इसके खिलाफ है, अगर वो लोग कल होकर अगर रोड पे उतर जाएं, लाठियां चार्ज हो, तो आखिरकार ऐसे लोगों के ऊपर जब एक्शन होंगे तो देश का माहौल बिगड़ेगा या नहीं? अगर ऐसे मामले सामने आते हैं, वहां पे प्रोटेस्ट होते हैं, ईंट पत्थर चलते हैं, तो बेशक नुकसान इस देश का होता है, बाद में वही गरीब या हम और आप जीएसटी के तहत उसकी भरपाई करते हैं। देखते हैं कि सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन सरकारी जब बसें हैं, सरकारी जो संस्था है, अगर उसका नुकसान पहुंचाया जाए तो कहीं ना कहीं हम और आप ही जीएसटी के तहत उसकी भरपाई करते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार ऐसे बयान आना, उसके बाद से ऐसे लोगों पर एक्शन न होना, तो अपने आप में साफ ये दर्शा रहा है कि ऐसे लोगों को बाकायदा माहौल बिगाड़ने के लिए पूरी खुली तौर पे इजाजत दी जा रही है कि आप ऐसे बयानबाजी करो, ताकि इससे एक जो तबका है वो इससे अपनी भड़ास निकाले, रोडों पे उतरे, जो ना हो। क्योंकि अक्सर ये भी देखा जा रहा है कि अगर ऐसे लोग शांतिपूर्ण भी प्रोटेस्ट करते हैं, कल होकर उन पर एफआईआर हो जाती है, उनको चिन्हित करके। हालांकि अभी तो बुलडोजर का मामला रुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की है, लेकिन अगर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर अपनी बयानबाजी नहीं की होती तो जो लोग अभी हैं, कुछ लोगों पे अभी भी बुलडोजर एक्शन हो गए होते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त देश में कई बाबा या कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हों या योगी आदित्यनाथ हों या फिर मोहन यादव जो इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हों। इस वक्त इस देश में मुसलमानों का नाम लेकर के लोग राजनीति कर रहे हैं। लोग जो हैं कहीं ना कहीं एक अच्छे पद पे पहुंचने के लिए मुसलमानों का यूज़ कर रहे हैं, मुसलमानों के नामों का यूज़ कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें नरसिम्हानंद की, तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों और महिला विरोधी है। इसने बीच में एक बयान जो है बीजेपी की जो बीजेपी की जो महिला नेता हैं उनको लेकर के भी एक बयान दिया था। उस दौरान जो है स्मृति ईरानी उसमें थी मंत्रालय में, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हालांकि उसने बहुत बहुत गंदे लफ्ज़ों में उस चीज़ का यूज़ किया था कि एक जो महिला नेता होती है वो किस तरह से ऊंची पोस्ट पे पहुंचती है। ये वही स्मृति ईरानी है जो मणिपुर पे नहीं बोलती है और कोलकाता का मामला तो सीधा कांग्रेस पे सवाल करना शुरू कर देती है। ये वही स्मृति ईरानी है कि वही उत्तर प्रदेश से न जाने कितने, अभी कल हमने देखा कि जो ये आदिवासी जो लोग हैं 4 से 5 लोगों की हत्याएं हुई हैं, लेकिन स्मृति ईरानी उसी उत्तर प्रदेश से उनके घर जाना नहीं चाहती है, ना उनके पास वक्त है। लेकिन उनके पास इतना वक्त है कि सोशल मीडिया पे बैठकर वो कोलकाता की बात कर लेंगे, लेकिन मणिपुर की बात नहीं कर पाएंगे। कोलकाता की बात कर लेंगे, केजरीवाल को हटाने की बात कर लेंगी, और ये कर्नाटका में जो वो हैं सिद्धरमैया उनको हटाने की बात कर लेंगी, लेकिन वो ना मणिपुर पे बात करेंगी, ना इस तरह के रेप केसेस जो उत्तर प्रदेश में देखा ना, दलित का जो मामला सामने आया, कल 4 लोगों की हत्याएं हुई है। आखिरकार जो स्मृति ईरानी है वहां से, वो तो दूसरे जगह इलेक्शन कैंपेन करने के लिए उनके पास वक्त है, लेकिन उन लोगों से कितना वो टाइम मिला या उन लोगों से जाकर वो कहाँ मिली हो? बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त देश के हालात हैं,
मुसलमानों को एकजुट होना होगा और एकजुट हो करके अपनी बात को सरकार तक या जो प्रशासन है उस तक पहुंचाना होगा। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। शुक्रिया।